बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। आज हमारे पास फर्स्ट ईयर फिजिक्स का के चैप्टर नंबर 2 से जो टॉपिक है वो हमारे पास है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमारे पास एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है और यूज होता है टू इंडिकेट डायरेक्शन, और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। यूनिट वेक्टर हमारे पास एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, और यूज हो किस लिए, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ऐसे वेक्टर्स को हम नाम देते हैं यूनिट वेक्टर का। अगर इसके लिए हम एग्जांपल कंसीडर करें तो हमारे पास एग्जांपल्स में हमारे पास आता है, अगर हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस। अगर हम एक्स एक्सिस इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो यूनिट वेक्टर हम यूज करते हैं वो 3 तरह के यूनिट वेक्टर्स होते हैं जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं। अगर हम एक्स एक्सिस के अलांग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। वाई एक्सिस के अलांग अगर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना हो तो जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और जी एक्सिस के अलांग अगर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना हो तो स्टूडेंट्स हम के कैप को यूज करते हैं। हम सपोज करते हैं कि एक गाड़ी है जो मूव कर रही है, ठीक है, तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तो उसकी वेलोसिटी को हम यू इंडिकेट कर सकते हैं, v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। और वो जो गाड़ी है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, सपोज करते हैं कि वो जी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उसकी डायरेक्शन को बताने के लिए हम साथ क्या लिख देंगे, के कैप। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को। और के कैप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज की डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम पहले कहते थे कि हमारे पास क्या था, अगर कोई भी चीज थी ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही थी तो हम उसके लिए ई लिख देते थे या ईस्ट लिख देते थे। यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस के अलांग अगर मूव कर रही है तो आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, वाई एक्सिस के अलांग मूव कर रही हो तो जे कैप से रिप्रेजेंट कर लेंगे, और जी एक्सिस के अलांग अगर मूव कर रही हो तो हम के कैप से इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है हमारे पास यूनिट वेक्टर की, जिसको हम एन कैप का नाम देते हैं। तो एन कैप हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। अगर हमारे पास ये कोई सरफेस है और इस सरफेस के परपेंडिकुलर अगर हम क्या करना चाहते हैं, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो हम यूज करेंगे यूनिट वेक्टर वो हमारे पास क्या होगा, एन कैप यूनिट वेक्टर होगा। अगर मैं इसके लिए ये सपोज कर लेता हूं कि ये मेरा हाथ है, इस हाथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमने शो करनी है, तो इसके लिए जो यूनिट वेक्टर यूज करूंगा वो हमारे पास क्या होगा, एन कैप होगा। इसी तरह हमारे पास कोई भी वेक्टर है ए बी सी, तो उसकी अगर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी हो तो हम इसको आगे बढ़ा के हम ए कैप कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई भी वेक्टर हो तो उसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होती है। अगर उसकी डायरेक्शन होती है तो उसका कोई ना कोई यूनिट वेक्टर भी होगा। तो हम वेक्टर को मैथमेटिकली यूं भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। सिंपल है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है तो ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जिसके ऊपर कैप है ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको हम हेड का नाम भी देते हैं। अब अगर यूनिट वेक्टर को मैथमेटिकली लिखना चाहे तो यूनिट वेक्टर हमारे पास होगा ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो मैथमेटिकली हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा, यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या होता है, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 which is used to represent the which is used to indicate the direction of the vector. Position vector, next स्टूडेंट हमारे पास पोजीशन वेक्टर, अ वेक्टर which describe position of a point from origin। ये एक ऐसा वेक्टर जो किसी भी पार्टिकल और पॉइंट की क्या करता है, लोकेशन को इंडिकेट करता है। ऐसे पार्टिकल को हम क्या नाम देते हैं, ऐसे वेक्टर को हम नाम देते हैं पोजीशन वेक्टर का नाम देते हैं। तो इसको हम आमतौर पे रिप्रेजेंट करते हैं आर वेक्टर से, और वरना हम इसे किसी और वेक्टर से भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करना सकते हैं। पोजीशन वेक्टर इन प्लेन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एक प्लेन है एक्स वाई प्लेन, इसमें हमारे पास एक पार्टिकल पी है
जिसके हम डायरेक्शन को लोकेट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, ओरिजिन के लिहाज से एक वेक्टर ड्रा करके इसकी पोजीशन को लोकेट करते हैं। ये जो वेक्टर हमने ड्रा किया ओरिजिन से पॉइंट पी तक को, इसको हम क्या नाम देते हैं, पोजीशन वेक्टर आर का नाम देते हैं। तो हमारे पास प्लेन में जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कितने होते हैं, 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो इन कोऑर्डिनेट्स को ओ से यहां तक हमारे पास जो आएगा उसको हम लिख सकते हैं ए आई यूनिट वेक्टर, ठीक है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन किसके अलांग है, एक्स एक्सिस के अलांग है, इसलिए इसके साथ आई कैप लिख सकते हैं। यहां से जो ये है इसको हम लिख सकते हैं बी जे कैप, क्योंकि इसकी डायरेक्शन किसके अलांग है, वाई एक्सिस के अलांग है। तो इसको हम बी जे कैप से इसको हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैथमेटिकली हमारे पास अगर हम हेड टू टेल रूल इन दो वेक्टर्स को, ये ए आई वेक्टर और बी जे वेक्टर, ये हमारे पास 2 वेक्टर आ गए। हेड टू टेल रूल के मुताबिक अगर इनको हम ऐड अप करें तो हमारे पास ये वाला जो वेक्टर है ये इनका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। क्योंकि ये हमारे पास ए आई वेक्टर हमारे पास क्या है, फर्स्ट वेक्टर है, बी जे यूनिट वेक्टर ये हमारे पास क्या है, सेकंड वेक्टर है। तो फर्स्ट वेक्टर का हेड है, सेकंड वेक्टर की टेल है। तो थर्ड वेक्टर इस तरह से आ रहा है कि उसकी टेल फर्स्ट वेक्टर के साथ मैच कर रही है और उसका जो हेड है वो क्या कर रहा है, लास्ट वेक्टर के हेड से मैच कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, आर वेक्टर इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे यूनिट वेक्टर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस पोजीशन वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकली लिख सकते हैं। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर की अगर हम बात करें तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम को हम यूज करते हैं। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पे, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल बन रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज, ये बेस होगा और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आर का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमने ये लिख लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा आर का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यहां से स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड को लिख सकते हैं। अब हमारे पास अगर यही एक हम स्पेस की बात करें, पोजीशन वेक्टर इन स्पेस, स्पेस में अगर पोजीशन वेक्टर को हम देखें तो हमारे पास स्पेस में 3 एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। अब हमारे पास यहां पे एक पॉइंट P है जिसके 3 कोऑर्डिनेट होते हैं ए बी सी। हमारे पास जो स्पेस होती है उसमें हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं, एक एक्स एक्सिस के अलांग, एक वाई एक्सिस के अलांग और एक जी एक्सिस के अलांग। तो ये हमारे पास क्या ओरिजिन है, जहां पे ये तीनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, इसको हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन का नाम देते हैं। इस पॉइंट की लोकेशन को बताने के लिए जो हम क्या करते हैं, वेक्टर ड्रा करते हैं, इसको हम पोजीशन वेक्टर आर का नाम देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहिए तो ये हमारे पास आ जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर आई यूनिट वेक्टर प्लस बी जे यूनिट वेक्टर प्लस सी इंटू के यूनिट वेक्टर। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलांग ये हमारे पास क्या होगा, ए आई यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस के अलांग क्या होगा, बी जे यूनिट वेक्टर और जी एक्सिस के अलांग ये क्या बन जाएगा, सी के यूनिट वेक्टर। जब इन तीनों वेक्टर्स को हम हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड करेंगे तो ये हमारे पास इनका क्या आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड लिखें तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगी इसकी आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। तो ये था हमारे पास पोजीशन वेक्टर। स्टूडेंट्स, हमारे पास नल वेक्टर, नल वेक्टर हमारे पास एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, 0 होती है, बट डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होती है। उसकी डायरेक्शन क्या होती है, आर्बिट्रेरी होती है, मीन के कोई भी उसकी डायरेक्शन हो सकती है। तो इसके लिए अगर हम एग्जांपल कंसीडर करें तो हमारे पास एक वेक्टर ए है और इसी का अगर हम नेगेटिव वेक्टर ले लें
तो हमारे पास क्या होगा, इतनी ही मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर होगा, बट उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस वेक्टर के एग्जैक्टली क्या होगी, ऑपोजिट होगी। जब हम इसको हेड टू टेल रूल क्या करें, ऐड करें, बाय हेड टू टेल रूल, इन दो वेक्टर्स को हम अगर ऐड करें तो ये हमारे पास फर्स्ट वेक्टर ए आ गया और इसी का नेगेटिव वेक्टर सेकंड वेक्टर, ये हमारे पास नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए आ गया। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, तो हम जब इनका रिजल्टेंट देखते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर प्लस इंटू माइनस ए वेक्टर। तो रिजल्टेंट हम इनका किस तरह से ड्रा करेंगे, तो रिजल्टेंट हम इस तरह से ड्रा करते थे कि हमारे पास क्या होती थी, फर्स्ट वेक्टर की टेल और सेकंड वेक्टर का हेड। यहाँ पे तो हमारे पास फर्स्ट वेक्टर की टेल और सेकंड वेक्टर का हेड क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, एक नल वेक्टर होगा। ठीक है, इसको हम जीरो नहीं लिखते बल्कि क्या लिखते हैं, नल वेक्टर। जीरो लिखकर उसके ऊपर हम एरो लगा देते हैं। ठीक है, इसको हम जीरो नहीं बल्कि नल वेक्टर लिखेंगे। तो बुक में ये क्या होता है, इसको बोल्ड किया होता है, लेकिन हम जब लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, जीरो डाल के उसके ऊपर क्या कर देते हैं, एरो डाल देते हैं। तो हमारे पास नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड तो जीरो होती है बट उसकी डायरेक्शन क्या होती है, आर्बिट्रेरी होती है। स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं कि जो हमारे पास नल वेक्टर होता है वो एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो होती है बट उसकी डायरेक्शन नहीं होती है। तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि वेक्टर की हमने डेफिनेशन की थी कि वेक्टर हमारे पास एक ऐसा वेक्टर होता है, वेक्टर हमारे पास क्या है, जिसके मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की जरूरत होती है। तो अगर हम ऐसी बात कहेंगे तो हम अपनी उस वेक्टर की डेफिनेशन से इनहराफ कर रहे हैं। ठीक है, तो वेक्टर की नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड तो जीरो होती है बट उसकी डायरेक्शन क्या होती है, आर्बिट्रेरी कुछ भी हो सकती है। अब हमारे पास नेक्स्ट है इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स हमारे पास ऐसे वेक्टर होते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इक्वल हो। ऐसे वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, ऐसे वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर का नाम देते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर ए है और इतनी मैग्नीट्यूड का हमारे पास क्या है, एक वेक्टर बी है और इन दोनों की डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। इक्वल वेक्टर होने के लिए जरूरी है कि मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो। इनिशियल पॉइंट सेम ना भी हो तब भी हमारे पास क्या है, अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है तो तब भी हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इक्वल वेक्टर। अगर हमारे पास एक वेक्टर है, इस वेक्टर को हम अगर सी का नाम दे देते हैं, सी वेक्टर, और एक वेक्टर हमारे पास है डी वेक्टर। इन दोनों वेक्टर्स की क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है, इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, बट इनका इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम नहीं है। तो ये भी हमारे पास क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर कहलाएंगे, क्योंकि हमारे पास इक्वल वेक्टर के लिए जरूरी है कि उसकी डायरेक्शन और उसकी मैग्नीट्यूड का सेम होना। तो हम लिख सकते हैं सी वेक्टर इक्वल टू डी वेक्टर। तो ये थे हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर जिनको हमने डिस्कस किया, यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, नल वेक्टर एंड इक्वल वेक्टर।